Hello friends, a warm welcome to Tutelage Academy, and today we will be discussing some very important questions which some of which has been asked in PSU HR examination and some of them are of level moderate to difficult. तो आपको एक ओवरऑल एक PSU के क्वेश्चंस का आइडिया मिलेगा और आपको क्या क्या पढ़नी है और डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस का एक आइडिया देने का मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. These questions will be important for your upcoming NPCIL and CIL examination and also other overall PSUHR examination. Correct? So let's start. Question number 1. Narrow span of control results into. I'll zoom little bit. Narrow span of control. You should have a very clear idea कि span of control क्या होता है and when we are required to have narrow span of control and when we are required to have wide span of control. ठीक है? Yes. तो narrow span of control हमारा tall structure, flat structure, mechanistic structure, all of the above. If anybody knows the answer, you can, and who are live, they can type the answer in comment box. I'll check the answers. Okay. तो narrow span of control से क्या होता है? जो एक टॉलर स्ट्रक्चर देता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और इसके कुछ कुछ प्रॉस हैं, कुछ कुछ कॉन्स हैं. तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या हो जाता है कि कोई भी मैनेजर चलिए थोड़ा सा बेसिक पहले देखते हैं कि इट हैपेंस व्हेन द वर्क इज नॉट मोनोटोनस, वर्क इज कॉम्प्लेक्स, व्हेन यू नीड टू चेक the work of your subordinate every now and then. आपको उनको चेक करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, रैंडमली कभी भी कोई इश्यू आ सकता है. तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक मैनेजर इफेक्टिवली, द वर्ड इज इफेक्टिवली ज्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर पाएगा, राइट? तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, अगर रैंडम प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्क हो, तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है. और उस केस में क्योंकि एक मैनेजर बहुत सारे ज्यादा 2 या 3 लोगों को ही मैक्सिमम देख पाता है, तो इट कीप्स कमिंग लॉन्गर, ये लंबा होता चला जाता है, राइट? तो इट इज टॉलर स्ट्रक्चर. और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि काम थोड़ा एक सा ही रहता है, मोनोटोनस काम रहता है, ज्यादा दिक्कत आए ऐसा चांसेस नहीं होता. तो एक मैनेजर एक साथ बहुत सारे लोगों को मैनेज कर सकता है. इट काइंड्स ऑफ इट कीप्स ऑन गेटिंग वाइडर, देख रहे हैं, वाइडर होता जा रहा है. और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये लंबा होता चला जा रहा है. लेकिन दिक्कत क्या है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में? अब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में मैनेजर्स ज्यादा होते हैं, ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, मैनेजर ज्यादा होते हैं, उनको पैसे ज्यादा चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा इसका ये है कि देयर आर मेनी मैनेजर्स, तो आपको थोड़ा सा सीटीसी, थोड़ा मैनेजरियल लेवल ज्यादा होता है, तो इनकी सैलरी भी थोड़ी हाई हो सकती है. और इसमें क्या होता है कि मैनेजर्स काफी कम होते हैं, इसमें मैनेजर्स ज्यादा होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा होता है. एंड यस, सो दैट्स इट. चलिए, which of the following is correct about grapevine? grapevine कम्युनिकेशन जो होता है उसके बारे में क्या क्या चीजें करेक्ट है? इट टेंड्स टू एग्जिस्ट when members of formal group know one another well. It is the result of social forces at workplace. It is more common in times of high organizational excitement. All of the above. Grapevine is what? Grapevine is informal communication. Informality in relationship within organization. तो जब हम लोग इनफॉर्मल कब होंगे? जब फॉर्मल ग्रुप एक दूसरे से बहुत अच्छे से पहचानते हैं तब. रिजल्ट ऑफ सोशल फोर्सेस एट वर्कप्लेस में अगर सोशल फोर्सेस नहीं होगा, हमने पढ़ा है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म कहाँ पे पढ़ा है हमने? किसी के मन में आ रहा है? देखिए, अगर आपकी पीएसयू एग्जाम की तैयारी अच्छी है ना, तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपके मन में आ जाना चाहिए. ओके, वी हैव रेड इट इन समवेयर. कहाँ पढ़ा है आपने? हॉफस्टीड कल्चरल डायमेंशन, है ना? हॉफस्टीड कल्चरल डायमेंशन में हमने इसे पढ़ा है, राइट? तो वहाँ पे देखिए, जब इंडिविजुअलिज्म ज्यादा हो तो ग्रेपवाइन नहीं होगा या बहुत कम होगा. कलेक्टिविज्म ज्यादा हो, लोग कलेक्ट होके काम करते हैं, ग्रुप होके काम करते हैं, तो यहाँ पे इनफॉर्मेलिटी आती है, फिर फ्रेंडशिप आती है. तो यहाँ पे कलेक्टिविज्म में हमारा ग्रेपवाइन ज्यादा होगा, इंडिविजुअलिज्म में
नहीं होगा, राइट? तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी। इट इज मोर कॉमन इन टाइम्स ऑफ हाई ऑर्गेनाइजेशन एक्साइटमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन में बोरिंग सा काम चल रहा है एक एक करके, तो उतना नहीं होगा, लेकिन ऑल द पीपल आर वेरी एक्साइटेड, वी आर गोइंग टू फिनिश वर्क, वी आर गोइंग टू गेट सम रिवॉर्ड और समथिंग। तो इसमें इनफॉर्मेलिटी थोड़ा होती है, लोग ज्यादा बात करते हैं, तो ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट, which of the following does not come in financial control? Many types of controls are there in organization. तो अगर हम फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करें तो कौन सा नहीं आता? फाइनेंशियल कंट्रोल हमारा क्या होता है? ऐसे पॉलिसीज, ऐसे प्रोसीजर जिससे कि हम कोई फाइनेंस को हम रोबस्ट रख सके, एरर फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके। तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल में आता है। फाइनेंस को हम चेक करते हैं तो लिक्विडिटी रेशियोज आ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ जाएंगे, डेब्ट कंट्रोल रेशियोज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इंटरनल ऑडिटिंग हमारा आ जाएगा, बजटिंग फोरकास्टिंग फाइनेंशियल कंट्रोल में आ जाएगा, कैश मैनेजमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये इनकम रेशियोज है ना, इनकम रेशियोज डिफरेंट है। इनकम किसका कितना इनकम है, हम अगर इनकम का रेशियो बना रहे हैं, लो लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल इनकम, तो ये सारा इसमें नहीं आएगा, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल हो जाएगा ये, ठीक है। यस, तो इनकम रेशियो हो गया, एम्प्लॉय मोरल हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, ये सारा नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज एडवांस्ड द सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल्स? सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल्स किन्होंने दिया है? यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, आर वेरी ओन। किसी ने आंसर नहीं किया है। तो सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल जो है ना, वो क्रिस एरिग्रेस जी ने दिया है, ठीक है। इनका एक मेच्योरिटी कॉन्टिन्यूम से ये काफी ज्यादा फेमस है। मेच्योरिटी इमैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम इन्होंने बताया है, जिसमें कितने स्टेजेस है, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन मेच्योरिटी इमैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम। सी, अगर आपको पीएसयू एचआर एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो एक अच्छा बेस होना बहुत जरूरी है। उस बेस के बाद आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितने भी डाउट है हमसे पूछिए, इसलिए हम आपसे क्या करवा रहे हैं? प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जितनी भी प्रैक्टिस होगी सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करके आपको पॉलिश करेंगे आपके नॉलेज को, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, वेयर यू नीड टू अपडेट, वेयर यू डोंट नीड टू अपडेट, है एवरीथिंग। तो मेच्योरिटी कॉन्टिन्यूम में कितने स्टेजेस हैं? कोई भी इंसान इमेच्योर से मेच्योर एक कॉन्टिन्यूम में आ रहा है, तो हाउ मेनी? 3 4 5 6 7 स्टेजेस आर देयर इन मेच्योरिटी इमेच्योरिटी कॉन्टिन्यूम, राइट? So these things should be very well नोन बाय यू। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे ना, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आया, अब जैसे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में वाइड नैरो एवरीथिंग अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, डायग्राम वगैरह सब देख लीजिए। उसके बाद अगर तो किसी भी क्वेश्चन को आप एनकाउंटर कीजिए तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है ना, सारा कुछ एक साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल, तो क्रिस एरिग्रेस के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। तो इन्होंने ये भी बताया था मेच्योरिटी कॉन्टिन्यूम और सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल्स उन्होंने वो भी बताया। देखिए सिंगल लूप डबल लूप लर्निंग मॉडल्स क्या होता है? लर्निंग concept have been developed by Chris Argyris and Donald Shawn. These theories are based upon a theory of action perspective designed by Argyris. In single loop learning model, people, organization or group modify their action according to the difference between expected and reached outcome. Yeah. Expected outcome or reached outcome. In other words, when something goes wrong or does not happen like we would like, some of us would consider how the situation could be fixed. Single loop learning can also be described like to the situation in which we observe our present situation and face problem, error, inconsistency or impractical habits. After that, we adopt our own behavior and action to mitigate and improve the situation accordingly. Simple है। देखिए सिंगल लूप लर्निंग क्या होता है? जो भी हम लोग डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हैं ना, आप डेली लाइफ में क्या, suppose like you were ironing some cloth, ठीक है, some cloth, तो once it got burned, तो next time you improved your behavior कि next time ऐसा नहीं होगा, next time ठीक से करेंगे। तो that is what is single loop learning, है ना, कि कोई भी एक बार में गलती हुई, एक बार में आपने सीख ली। डबल लूप में क्या होता है कि it refers to the distinction between learning that keeps a behavioral system operating within a field of constancy and learning that changes what the system seeks to achieve or to keep constant. It is related to the distinction between first order and second order change. तो इसमें क्या होता है कि 2 बार डबल लूप लर्निंग,
learning that changes when the system seeks to achieve or to keep constant. तो सिंगल लूप लर्निंग हमारा वन टाइम हो गया, वन टाइम कुछ एरर हुआ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे ध्यान रखेंगे, दैट इज व्हाट इट इज. एंड it is a distinction between learning that keeps a behavioral system operating within a field of constancy and एक पे दो चीजें हैं, ठीक, and learning that changes what the system seeks to achieve or keep constant. सिस्टम के साथ आप अपने बिहेवियर को चेंज करते जाते हो, ठीक है. अब समथिंग इज लाइक दिस, तो यू आर चेंजिंग योर बिहेवियर लाइक दिस, समथिंग कीप्स लाइक दिस, so you change your behavior like this. So as per the system you keep changing your behavior, तो वो हो जाता है डबल लूप लर्निंग. व्हाट द सिस्टम सीक्स टू अचीव, यू कीप चेंजिंग योर बिहेवियर, फर्स्ट ऑर्डर चेंज और सेकंड ऑर्डर चेंज, दैट इट इज, ठीक है. यस. अब अगर when you are ironing your clothes, the system is not changing, it's constant, it's the only method of ironing. तो आप नेक्स्ट टाइम आप ठीक से करोगे. तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स को अज्यूम कर सकते हो. नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द 5 डिसिप्लिन आइडेंटिफाइड बाय पीटर सिंच. कौन सा सही नहीं है? पीटर सिंच ने 5 डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई किया. एक बुक भी है, द 5 डिसिप्लिन ऑफ पीटर सिंच नाम से एक बुक भी है. तो 5 डिसिप्लिन जो पीटर सिंच ने आइडेंटिफाई किए हैं उसके बारे में क्या सही है क्या नहीं है ये बताना है. पर्सनल मास्टरी इज द फर्स्ट डिसिप्लिन. मेंटल मॉडल इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 डिसिप्लिन. बिल्डिंग शेयर्ड विजन इज अ पार्ट ऑफ 5 डिसिप्लिन. सिस्टम थिंकिंग इज द लास्ट डिसिप्लिन. तो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो क्या है? पॉइंट नंबर बी, मेंटल मॉडल इज इंक्लूडेड इन द 5 डिसिप्लिन. यहाँ पे नॉट नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू. सो यस, पॉइंट नंबर बी इज नॉट ट्रू. इसमें देखिए, अगर हम लोग देखें कि पीटर सिंच के जो 5 प्रिंसिपल हैं, 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट पीटर सिंच हैज आइडेंटिफाइड आर सेड टू बी कन्वर्जिंग टू इनोवेट इनटू अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो 5 प्रिंसिपल पीटर सिंच ने आइडेंटिफाई किया है वो किस लिए किया है? तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना है तो वहां पर ये 5 चीजें होनी चाहिए, ठीक है. अब अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो जो आप भी वैसा ही है जो 3 साल या 4 साल पहले वैसे ही थी, ठीक है, तो वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है, लोगों के कैपेबिलिटीज एनहांस हो रहे हैं, मार्केट वो इनोवेट कर रही है, मार्केट में लीड करती चली जा रही है, दैट इज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. और वहाँ पे क्या क्या चीजें हमें इंश्योर करनी है, वी एज HR पर्सन व्हाट वी विल इंश्योर. तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर, जिसको हम सिस्टम थिंकिंग में कहते हैं. तो सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल मास्टरी, मेंटल मॉडल, शेयर्ड विजन और टीम लर्निंग, इन 5 नाम से फेमस है और इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है. तो सिस्टम थिंकिंग मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर. सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और यहाँ पे सारे लोग हैं, टोटल ऑर्गेनाइजेशन, वी टोटल पीपल, वी आर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम. तो वी हैव टू कोलैबोरेट, वी हैव टू कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर होना चाहिए. सक्सेसफुल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर. Every individual is honored, but they also play a vital role in overall framework. हर किसी का एक लर्निंग होना चाहिए, सबको साथ में मिल करके सीखना है ऑर्गेनाइजेशन में. लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट. हर किसी का एक पर्सनल मास्टरी होना चाहिए, हर किसी का एक फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट होना चाहिए. मेंटल मॉडल, रूम फॉर इनोवेशन. द ट्रेट ऑफ लर्निंग organization actually twofold. पहला, corporate learner must be able to evaluate and assess their current cognition through self reflection, है ना. अब खुद कॉर्पोरेट लर्नर्स को अपना जो करंट कॉग्निशन है, अपने माइंड का डेवलपमेंट उनको लगना चाहिए कि हाँ हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सीख रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं, ठीक है. सो दिस अलाउज देम टू चैलेंज लिमिटिंग बिलीफ दैट आर स्टैंडिंग इन द वे ऑफ प्रोग्रेस. एवरी इंडिविजुअल इज देन able to see how they fit into the big picture and how they can serve the greater good. Secondly, corporate learners must be encouraged to test out new theories and approaches, है ना. तो नए थ्योरी और नए अप्रोचेस में भी कॉर्पोरेट लर्नर को हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो ट्राई करें. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए और नई चीजों को भी ट्राई करते रहना चाहिए. दैट इज मेंटल मॉडल. फॉरवर्ड थिंकिंग लीडरशिप, शेयर्ड विजन होना चाहिए. Is to look forward thinking leaders. The enthusiasm and dedication starts from the top. तो एक विजन, टॉप मैनेजमेंट को विजन शो करना है, एनविजन करना है और सारे लोगों को वो उस विजन के थ्रू मोटिवेट करना है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज शेयर्ड विजन. एंड देन वी हैव टीम लर्निंग. फॉर एग्जांपल, an online training repository where corporate learners can share
links and a learner generated online training content with their peers, so everyone benefit from this expertise and skill sets of the group, है ना। तो जिसको भी कुछ, किसी को कुछ आता था तो उसने अपना लिंक और लर्नर जनरेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग को शेयर कर दिया, तो वो एक तरह से टीम लर्निंग है। On once I was working in some organization, so there was some workshop for one day, but what my boss did, उस से रिलेटेड कुछ और भी important articles थे, तो he shared those articles over mail to everyone that this is my article or something that I had stored for myself, तो वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि आप भी इसे पढ़िए, इससे सीखिए। तो एक तरह से वो टीम लर्निंग था, है ना, कि रिपोजिटरी शेयर करते हैं कि हर किसी को बेनिफिट मिले, हर किसी का एक्सपर्टीज इंक्रीज हो, टीम लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, who said as conflict is here in this world we cannot avoid it, instead of condemning it we should get it work for us, है ना। झगड़ा तो है ही, तो कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं से होगा ही, तो हम उसको हटा नहीं सकते। प्लूरलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है कि 2-4 बर्तन साथ में होंगे तो आवाज तो होगी, है। लोग हैं, अलग अलग तरह के अप्रोचेस होंगे लोगों के, तो अप्रोचेस टकराएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ कंडेम्निंग इट, लेकिन हम उसे कंडेम क्यों करें, व्हाई टू हेट इट, लेट्स मोल्ड इट टू बेनिफिट इट फॉर अस, ऐसा उसे मोल्ड करें कि हमारा ही फायदा हो। तो ये किसने बोला था, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन है, और जिसे मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला था। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन जो भी बहुत अच्छे यूनिक से हैं वो मैं आपको करवा दिया करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेशन से भी कभी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मैरी पार्कर फॉलेट, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु गेव द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन फॉर स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला इनफैक्ट वीए गैरिकुना ने दिया है। देखिए वीए गैरिकुना जी क्या कहते हैं, वीए गैरिकुना जी कहते हैं कि देयर आर दीस काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। तो डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप मतलब बॉस है और एक एम्प्लॉय, क्रॉस रिलेशनशिप, ग्रुप रिलेशनशिप, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितना होगा। तो फॉर्मूला उसका दिया हुआ है। तो कभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है कि किसने ग्रुप रिलेशन का फॉर्मूला पूछा दिया है। ये तीनों ही फॉर्मूला वीए गैरिकुना जी ने दिया है। एक बार कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रुप रिलेशनशिप, एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस रिलेशनशिप। ज्यादातर ग्रुप रिलेशनशिप से फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं। कभी ये भी फॉर्मूला आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप, टोटल कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अगर 2 है तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप 2 होगा। बॉस है, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितना होगा, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, पहला नंबर ऑफ रिलेशनशिप, दूसरा, बस खत्म। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट 3 है, एम्प्लॉय 3, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशनशिप 3 हो जाएगा, डायरेक्ट 1-to-1। फिर क्रॉस रिलेशनशिप का फॉर्मूला है n into n-1, है ना। तो अगर दो सबऑर्डिनेट हैं तो फिर नंबर ऑफ रिलेशनशिप 2 हो जा रहा है, 3 सबऑर्डिनेट हैं तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप 6 हो जाएगा। क्रॉस रिलेशनशिप आपस में भी आई थिंक ऐसे करके होगा, तो टोटल रिलेशनशिप 6 हो जाएगा। फिर ग्रुप रिलेशनशिप मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अब ये दोनों भी हो सकते हैं, ये 2 लोग भी हो सकते हैं, और फिर ये 3 लोग भी हो सकते हैं, एक ग्रुप में ये 4 लोग भी हो सकते हैं, एक ग्रुप में ये 5 लोग भी हो सकते हैं, एक ग्रुप में इधर से 5 लोग भी हो सकते हैं, एक ग्रुप में इधर से 3 लोग भी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। तो ग्रुप रिलेशनशिप का है ये वाला फॉर्मूला n/2 - 1, तो नंबर ऑफ 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 9 होगा। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप का फॉर्मूला है दिस प्लस दिस प्लस दिस इज दिस मच, यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट, कभी इससे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Action research as a methodology for behavioral science was proposed by, action research किसने propose किया है? Please answer this question. At least this question should be answered. कि action research किसने propose किया है? तो action research was actually proposed by Kurt Lewin. Kurt Lewin ने propose किया था। Kurt Lewin ने बताया था कि action research का concept उन्होंने, देखिए क्या बताया था उन्होंने, उनका एक पेपर था action research and minority problems in 1946 और 1944 में इन्वेंट किया था। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च में हम एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, किसी भी सिचुएशन को। सबसे पहले एक्शन रिसर्च को कहाँ पे यूज होता है? किसी भी चीज को इम्प्रूव करने में, ठीक है, इम्प्रूव करने में। और एक्शन रिसर्च को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक रिसर्च। दीज आर द कीवर्ड फॉर एक्शन रिसर्च।
कि कुछ भी सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो अब क्या होता है कि कोविड वैक्सीन है, ठीक है, कोविड वैक्सीन स्टेज 1 में बना, अब स्टेज 1 में बना कोविड वैक्सीन हमारा, लेकिन क्या हुआ कि उसको हमने टेस्ट किया 100 लोगों पे, तो देखा कि 20 लोग पे ही काम कर रहा है, बाकी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें इस चीज को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो हमने वैक्सीन को फिर से इम्प्रूव किया, फिर से टेस्ट किया, तो देखा 100 लोग में 30 लोगों पे काम कर रहा है, हमने फिर से टेस्ट किया तो 100 लोगों में 60 लोगों में काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, साइक्लिक। तो हम कुछ प्लान करते हैं, वी डू, वी चेक, वी एडजस्ट, फिर देन वी अगेन वी प्लान, वी डू, वी चेक, वी एडजस्ट, देन वी प्लान, वी डू, वी चेक, वी एडजस्ट, और इसी तरह कर करके हम इम्प्रूव करते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन एक्शन रिसर्च, एंड दिस इज हाउ एक्शन रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम अप्लाइड रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इट्स सिक्स ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, है ना, राइट। एक बार हमने कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया, फिर देखा कि कुछ इम्प्रूव हुआ, कुछ ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ, या फिर थोड़ा बहुत हुआ, जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो फिर से हम कुछ चेंज करके सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे, फिर से कुछ चेंज करके सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे। तो इससे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आता है थ्रू साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शन एंड डूइंग रिसर्च, है ना। रिसर्च किया, फिर काम किया, फिर रिसर्च किया, फिर काम किया, फिर रिसर्च किया, फिर काम किया, दैट इज व्हाट इज एक्शन रिसर्च। And then comparative research on the condition and effect of various forms of social action. Yeah, so that's it. जो भी important था मैंने सब बता दिया अभी. Next question number 9. The SECI model of knowledge management given by Nonaka and Takuchi stands for. तो नोनाका एंड ताकुची ने एक मॉडल दिया था SECI मॉडल, और जिसका फुल फॉर्म होता है सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन एंड इंटरनलाइजेशन। पॉइंट नंबर बी। और SECI मॉडल का फुल फॉर्म हम लोग याद करेंगे, और SECI मॉडल में क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो SECI मॉडल बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 1996 में आया है, बाय नोनाका एंड ताकुची, नाम से लग रहा होगा, जापानीज है। द मॉडल इज बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज। इन दोनों से ये जो मॉडल है ना वो हमारा लिंक है। तो देखिए, तो 4 तरह के इन्होंने तरीके बताए हैं जिससे कि नॉलेज को कंबाइन किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, क्रिएट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज से हम कैसे डील करेंगे, नॉलेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, शो करेंगे, वो सब कुछ। तो सोशलाइजेशन, तो टैसिट टू टैसिट नॉलेज अगर है तो नॉलेज को हम कैसे पास करेंगे, प्रैक्टिस, गाइडेंस, इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, है ना। अब एक्सेल में टाइप कर एक्सेल में कोई फॉर्मूला या आपको कोई फ्रेंड सिखाता है, फिर उस फॉर्मूला को आप यूज करते हो, फिर आप किसी और फ्रेंड को सिखाते हो, दैट इज टैसिट टू टैसिट, नॉलेज पास ऑन हो रहा है, प्रैक्टिस, गाइडेंस, इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नलाइजेशन में क्या होता है, तो किसमें क्या होता है, सोशलाइजेशन में टैसिट टू एक्सप्लिसिट, इसमें टैसिट टू एक्सप्लिसिट, कॉम्बिनेशन में एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, इंटरनलाइजेशन में एक्सप्लिसिट टू टैसिट। ये सभी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पता पूछा जा सकता है। एक्सटर्नलाइजेशन में particularly difficult and often an important conversion mechanism. Tacit knowledge is codified into document, manual, etc. so that it can spread more easily through the organization. And tacit knowledge can be virtually impossible to codify. The extent of this knowledge conversion mechanism is debatable. The use of metaphor is cited as an important externalization mechanism. ठीक है, तो देखिए टैसिट नॉलेज क्या होता है। टैसिट नॉलेज क्या होता है, तो नॉलेज जो कि हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है, थ्रू बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीजें आपको नॉलेज, आपको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है, जो कि एक सब्जेक्टिव नॉलेज होता है, जिसको हम लिख नहीं सकते, जिसको हम कोडिफाई करना, जिसको बहुत दिक्कत हो जाता है। आपका पर्सनल बिलीफ, आपका पर्सनल वैल्यूज, आप जिस तरीके से लाइफ में थ्रू एक्सपीरियंसेस ग्रो किए हो, जो जो कुछ आपने सीखा है, तो वो सारा कुछ एक्सप्रेस करना, आइडेंटिफाई करना एग्जैक्टली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू कोड, दैट इज व्हाट इज इनफैक्ट टैसिट नॉलेज। तो पर्टिकुलरली डिफिकल्ट है टैसिट नॉलेज को कोडिफाइड बाय मैनुअल, कैन स्प्रेड थ्रू इजीली ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन टैसिट नॉलेज को एग्जैक्टली कोडिफाई करना मुश्किल है, तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि टैसिट टू एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट क्या हो, जो आपको बाहर से दिख जाए, जो आप खुद से पढ़ लें, समथिंग विच इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड। ऐसा आपने देखा होगा ना, इट इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड। तो जैसे कि अब कोई मेडिसिन है या मैगी के पैकेट्स है या फिर कुछ भी, एनीथिंग जिसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए रहते हैं एक्सप्लिसिटली कि हाँ इसमें इंग्रेडिएंट ए इतना अमाउंट है, इंग्रेडिएंट बी इतना अमाउंट है,
तो एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम खुद से एक्सप्रेस किया हुआ है, इट इज विजिबल, बट टैसिट इज नॉट विजिबल। तो टैसिट को हम कोडिफाई कर सके कि नहीं कोडिफाई कर सके थोड़ा दिक्कत है, लेकिन टैसिट तो एक्सप्लिसिट यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है एक्सटर्नलाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, इसमें कोशिश की जाती है कि टैसिट नॉलेज को कोडिफाई करके एक्सप्लिसिट बनाया जा सके। ठीक है, एक टैसिट को जैसे कि आपके भगवान बुद्ध ही है, ठीक है, भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला, उन्होंने बहुत तरह की शक्ति, बहुत सारा का ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने अगर वो अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखे हैं उसको लिख करके ना, उसको लिख करके या बोल करके लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, देन दैट प्रोसेस इज एक्सटर्नलाइजेशन। एग्जैक्ट समझ पाना, समझा पाना, बता पाना ये डिफिकल्ट है, बट कोशिश की जा रही है, इट इज दैट इज व्हाई रिटन डिबेटेबल। कॉम्बिनेशन बहुत इजी, एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, जो लिखा हुआ है आपको, मान लीजिए लिखा हुआ है स्टेप्स टू क्लीन रॉ मटेरियल, इनफैक्ट टैसिट टू टैसिट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक्चुअली दैट इज व्हाट वाज कि अपने एक्सेल का कोई फॉर्मूला ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सेल का कोई फॉर्मूला आप हेल्प कर रहे हो अपने फ्रेंड को, तो दैट इज एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, वो टैसिट टू टैसिट नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो टैसिट टू टैसिट मतलब कि आप अपने बॉस को आप अगर शैडो कर रहे हो और देख रहे हो कि वो अपना वो किस तरीके से अपने विजडम को यूज करते हैं, किस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, आप वो सब अपनी पर्सनैलिटी में अगर आप कॉपी कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज टैसिट टू टैसिट, दैट इज व्हाट इज सोशलाइजेशन। कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी, है ना, कुछ लिखा हुआ कुछ चीज आपने ट्रांसफर किया अपने फ्रेंड को, आप नोट्स टाइम ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉम्बिनेशन। और इंटरनलाइजेशन ये डिफिकल्ट है, एक्सप्लिसिट टू टैसिट, एक्सप्लिसिट कोई अब अगर आप बुद्धिज्म, बुद्धा के नॉलेज को आप अगर समझ पा रहे हैं, आप अगर देख पा रहे हैं, आपने उसको पढ़ा है, ठीक है, एक्सप्लिसिट टू टैसिट, आपने पहले भगवान बुद्ध ने जो नॉलेज दिया उसको आपने पढ़ा, फिर उसको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में ट्रांसफर किया, दैट इज व्हाट इज टैसिट, है ना। देन एज एक्सप्लिसिट सोर्सेस आर यूज्ड एंड लर्न, द नॉलेज इज इंटरनलाइज्ड, है ना, आपने भगवान बुद्धा की जो भी लर्निंग थी उसको अपने लाइफ के लर्निंग में ला करके इंटरनलाइज किया, आपने अपना जो एग्जिस्टिंग टैसिट नॉलेज था उसमें उसको ऐड किया, मॉडिफाई किया, दैट इज व्हाट इज इंटरनलाइजेशन। तो आई होप दिस ऑल फोर प्रोसेस आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बार बहुत तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब ये आपको याद होना ही चाहिए। तो फेजेस ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है बाय एल्टन मायो एंड रोथलिसबर्गर। रोथलिसबर्गर ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था कब से कब तक, 1924 टू 1932। इसका ऑर्डर हमेशा आपको याद होना चाहिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, इतनी बार पढ़िए कि बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले है इल्यूमिनेशन, एंड देन वी हैव रिले असेंबली, and we have mass interviewing program, and then we have bank wiring, personal counseling सबसे लास्ट में पर्सनल काउंसलिंग, ऐसा याद रखिए। और कोई भी चीज इल्यूमिनेट हो रही है तो स्टार्ट होती है, तो ये पहला है, उसको याद रखिए, तो पहला और लास्ट तो याद रहेगा। अब बचा दूसरा तीसरा चौथा में पहले कैसे याद रखेंगे, पहले रिले हो रहा है, फिर मास आ रही है, फिर वायरिंग हो रहा है, मतलब कुछ भी आप अगर आप अपने साथ निमोनिक बना सके तो रिले असेंबली होगा, फिर मास इंटरव्यूइंग, एंड देन वी हैव बैंक वायरिंग। एज पर दिस आवर आंसर इज पॉइंट नंबर बी, ठीक है। तो ईयर लगभग वही है, पहले अब ऑर्डर याद रहेगा तो एक दो साल में सारा हो जा रहा है, तो कुछ ईयर याद रहेगा 1924 टू 1932, दैट्स इट, एक दो साल का डिफरेंस में सारे हो रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, देखिए कंक्लूजन हमारा क्या है कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के लिए और जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। सिर्फ अच्छा फिजिकल वर्किंग कंडीशन जरूरी नहीं है, आपने बहुत अच्छा ऑफिस बना दिया, लाइट्स लगा दिए, कंफर्टेबल चेयर, दैट्स इट, और उसके बाद फिर आप कोई सोशल फैक्टर नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी स्टिल ड्रॉप होती जाएगी लॉन्ग टर्म में। देन फॉर्मेशनल रिलेशन अमंग वर्कर इन्फ्लुएंस द वर्कर्स बिहेवियर, है ना, ये थोड़ी जो भी इनफॉर्मल काइंड ऑफ चीज होती है वर्क प्लेस पे, अगर आप सारे इंसान को रोबोट्स की तरह ट्रीट करोगे वर्क प्लेस में तो उतना मोटिवेशन नहीं होगा, मोरल डाउन होगा। एक इनफॉर्मल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। बॉसेस को कभी आकर के दैट कुछ पार्टीज रखी एंड देन, या फिर कुछ ग्रुप काउंसलिंग, या फिर आफ्टर ऑफिस आवर्स कुछ अगर इंटरैक्टिव सेशन हो रहे हैं, तो एक इनफॉर्मल रिलेशन होता है जो कि वर्कर्स के बिहेवियर और परफॉर्मेंस को हेल्प करता है मोर देन फॉर्मल रिलेशन। एम्प्लॉय विल परफॉर्म बेटर इफ दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, उनको डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अगर आप कैंटीन ओपन करना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है, तो आप अपने मन से मेन्यू मत रखो, उनको बोलो भाई यू पीपल आर फ्री टू डिसाइड द मेन्यू ऑफ कैंटीन, दिस इज द बजट, डू योर ओन वे। तो अगर आप लोगों को ऐसा बोलोगे तो पार्टिसिपेट करोगे डिसीजन मेकिंग में, तो इट विल बी गुड, दे विल परफॉर्म बेटर, दे विल वर्क मोर एफिशिएंटली। अगर उनको लगेगा कि मैनेजमेंट उनके वेलफेयर में ध्यान देता है, उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ट्रीट करोगे, तो द परफॉर्मेंस विल इंप्रूव। ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं फुलफिल किया तो यू आर वर्थलेस, you are not able to do this, every time this happens, what you have studied, you don't have any talent, you should not use such kind of thing, never। और आप उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ट्रीट कीजिए तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव से सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये सारा कुछ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन है। नेक्स्ट 11 देखिए, अरेंज द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस इन दिस जॉब। प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आता है, कोई डाउट ही मत रखिए। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है सबको इतने अच्छे से समझ लीजिए कि एट द सेम टाइम डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, बाद में आपको टाइम इस पे इन्वेस्ट अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम इस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव को कि भाई हम इस साल क्या करना चाहते हैं। आप कुछ भी प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में तो पहले क्या सोचोगे कि हम इस बार क्या करना चाहते हैं। हम इस साल अपनी कंपनी का एक नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, या फिर इस साइड हम इस साल कॉस्ट को थोड़ा कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, या इस साल कोई नई कंपनी ही स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या कुछ भी। तो यू हैव टू जस्ट यू आर एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। हमने कर लिया, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद प्लानिंग प्रीमाइसेस। हाँ, ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाता है प्रीमाइसेस, है ना। ऑब्जेक्टिव बाद प्रीमाइस आता है शेप ऑफ इवेंट्स इन फ्यूचर। अगर आपने सोचा कि अच्छा इस साल मुझे एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है, सपोज सम रिसाइकलिंग कंपनी, कुछ जो कि लीव्स से कुछ मेडिसिन बनाए, या लीव्स से कुछ जो प्लांट बेस्ड कुछ आपको कंपनी स्टार्ट करनी है। तो प्रेमाइसेस आप बनाओगे कि अच्छा ठीक है, मेरी कंपनी का लोकेशन ये होगा, इस कंपनी का बजट इतना होगा, और ये कंपनी को 5 सालों में इंडिया के टॉप 10 कंपनी तक पहुंचानी है, ऐसा कुछ भी। तो प्रेमाइसेस में शेप ऑफ इवेंट्स इन फ्यूचर। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इस पे जाओगे, सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन, राइट, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अनजानी, पहले आप अल्टरनेटिव कोर्सेज को डिटरमाइन करोगे ना, हाँ, कि क्या क्या तरीका है। ठीक है, अब आपको यू नीड मनी, तो वेदर यू विल बी गोइंग टू बैंक, वेदर यू विल बी गोइंग टू इन्वेस्टर, और वेदर यू विल डू सम क्राउड फंडिंग। तो आप अल्टरनेटिव कोर्सेज को डिटरमाइन कर रहे हो, या तो बैंक, या तो इन्वेस्टर, या तो क्राउड फंडिंग, मुझे पहले पैसे चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद यू विल इवेलुएट। हाँ, उसके बाद आप लोग इवेलुएट करोगे अल्टरनेटिव को, कि बैंक से लेंगे तो कुछ मॉर्गेज देना पड़ेगा, मे बी इन्वेस्टर से कैसे कांटेक्ट करना है, क्राउड फंडिंग कैसे कैसे करवा सकते हैं, है ना। तो आपने इवेलुएट किया। जब आप इवेलुएट कर लोगे, इवेलुएट करके फिर आप एक तरीका खोजोगे कि नहीं, हम जो है ना वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारा तरीका रहेगा, तो लेट्स गो फॉर क्राउड फंडिंग। तो आपने एक तरीका चूज कर लिया, सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद फिर क्या होता है, इवेलुएट करके आपने सेलेक्ट कर लिया, एंड देन क्या बचा, क्या फॉर्मुलेटिव डेरिवेटिव प्लान्स। हाँ, उसके बाद आप डेरिवेटिव प्लान्स बनाते हो कि ठीक है, क्राउड फंडिंग से हमें पैसे लाने हैं, बट इन केस क्राउड फंडिंग में दिक्कत हुई तो क्या क्या करेंगे। तो डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एक्चुअल अल्टरनेटिव को या फिर एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करने में, जो हेल्प करते हैं कि क्राउड फंडिंग में अगर प्रॉब्लम ये आई तो ऐसा करेंगे, अगर प्रॉब्लम बी आया तो ऐसा करेंगे। तो समझ में आया क्या होता है प्लानिंग स्टेप में, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देन प्रीमाइस, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव्स को हम लोग लिस्ट करते हैं, और एक अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं कि कौन सा मेरा सबसे अच्छा तरीका होगा, उसके बाद सब प्लान। यही 4 चीजें होती हैं ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस में। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, ये सारा कुछ जो भी मैंने आपको बोला वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेनफोर्समेंट गिवन बाय रिमूविंग अ नॉक्सियस और अनडिजायरेबल स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज नोन एज। रेनफोर्समेंट, ऐसा रेनफोर्समेंट जिसमें कि कोई खराब सा स्टिमुलस आप एनवायरनमेंट से हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, एनीबॉडी, एनी आंसर्स, नो आंसर्स आर कमिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। देखिए होता क्या क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट एक्सटेंशन क्या होता है। रेनफोर्समेंट थ्योरी क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है जिसमें कि हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को शेप करते हैं। ठीक है, अब कोई छोटा बच्चा होता है, अगर छोटा बच्चा वो सपोज टाइमली स्कूल आ रहा है, तो टीचर उसे एक
टॉफी दे रही है, ठीक है, तो वो जब जब टाइम पे स्कूल पहुंचता है तो उसके टीचर उसे एक टॉफी देती है, तो उसका बिहेवियर को हम रेनफोर्स कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर को, अगर वो लेट आ रहा है तो टॉफी नहीं मिलेगा, जल्दी टाइम से आ रहा है तो टॉफी मिलेगा। तो इस तरह से उसके बिहेवियर को हम फोर्स कर रहे हैं कि टाइम से आने वाला ही जो उसका माइंडसेट है वो वैसा ही बन जाए, तो दैट इज व्हाट इज रेनफोर्समेंट। तो हम बिहेवियर को शेप करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में, कैसे? रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटेंशन से। किसने बताया था? BF स्किनर ने बताया था। ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दैट वाज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। कभी कभी ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी कि अगर आप 15 मिनट पहले आते हो तो सम लंच कूपन और ब्रेकफास्ट कूपन विल बी गिवन, और उसके बाद अगर आप आओगे तो नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा भी। अगर सब हाइपोथेटिकली अगर हम ऐसा अज्यूम करें, दैट इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो मोटिवेशन इसमें क्या हो रहा है? देखिए, लुक एट द कीवर्ड्स। रिवॉर्ड रेनफोर्सेस डिजायर्ड बिहेवियर, ये है इसका कीवर्ड। यहाँ पे क्या होता है? कुछ रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। बच्चे को टॉफी मिली, आपको फ्री कूपन मिला, रिवॉर्ड मिला, एक्स्ट्रा डे ऑफ फॉर गुड परफॉर्मेंस, है ना, अच्छा परफॉर्म किया तो कुछ एक्स्ट्रा वीक ऑफ भी मिल गया, तो ये क्या हो जाता है कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है? देखिए, रिमूवल ऑफ अवर्सिव स्टिमुलाई टू रेनफोर्स द नेगेटिव टारगेट बिहेवियर। समझ में आया? कि जो कुछ ऐसे चीज जो आपको पसंद नहीं है उसे हटा देते हैं, जिससे कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट, उसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट में कभी कभार लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यही डिफरेंस है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम रिमूव करते हैं अनडिजायरेबल स्टिमुलस, और पनिशमेंट में हम ऐड करते हैं अनडिजायरेबल स्टिमुलस। बट पनिशमेंट मिलती है तो क्या होता है? डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, मतलब कि कोई नॉक्सियस या अनडिजायरेबल स्टिमुलस ऐड होता है पनिशमेंट में। और नेगेटिव में क्या होता है? यही वाला चीज आपके लाइफ में पहले से प्रेजेंट है, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, उसको हम पहले से हटा देते हैं। अब जैसे कि अब कोई एम्प्लॉय था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो डेडलाइन मीट कर रहा है, तो हम उस एम्प्लॉय को कुछ मुश्किल टास्क देना हटा देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव चीजें जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, आपका एनर्जी ड्रेन कर रही हैं, आप उसको हटा दीजिए। अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि हम कोई एवर्सिव स्टिमुलस को ऐड कर रहे हैं, डिलीवर कर दे रहे हैं। बच्चा देर से आया तो उसे हमने डांट दिया, क्रिटिसिज्म, अफेक्ट बिहेवियर। नेगेटिव पनिशमेंट रिमूव्स है ना, तो नेगेटिव पनिशमेंट रिमूव्स अ प्लीजेंट स्टिमुलस, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स फॉर एग्जांपल टू डू द सेम, ठीक है। हाँ, तो पनिशमेंट में दो तरह का होता है। पनिशमेंट में दो तरह का हो रहा है, एक हो रहा है पॉजिटिव पनिशमेंट और एक हो रहा है नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में आप नेगेटिव पनिशमेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में कंफ्यूज नहीं हुई है। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब एडिंग, तो एडिंग ऑफ सम अवर्सिव स्टिमुलाई, है ना, जैसे क्रिटिसिज्म। किसी छोटे बच्चे को, हम लोग जब छोटे थे स्कूल में, वी यूज्ड टू गेट हिट बाय टीचर अगर हमने लेसन नहीं लर्न किया, ठीक है, तो वही क्रिटिसिज्म, तो हो जाएगा पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट रिमूव्स अ प्लेजेंट स्टिमुलस। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई प्लीजेंट स्टिमुलस रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट। तो आपका जो टिफिन बॉक्स है, व्हेन वी वर वेरी लिटिल, तो अच्छा, तो होमवर्क नहीं किया तो टिफिन बॉक्स वापस करो, टिफिन बॉक्स टीचर को दे दो या टिफिन बॉक्स फ्रेंड को दे दो। कभी कभी हाइपोथेटिकली भी अगर ऐसा सोचिए, तो होमवर्क, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, ओके, तो टिफिन में कुछ टेस्टीज आइटम है, सो गिव मी दैट आइटम बिकॉज यू हैव नॉट completed the homework. So that is what is negative punishment. Negative punishment means removal of a pleasant stimulus. So the delivery of aversive stimulus या फिर removal of pleasant stimulus. तो फ्लेक्सिबल वर्क, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हम हटा देंगे, भाई तुम परफॉर्म तो कर ही नहीं रहे हो, तो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स देने से फायदा क्या है? तो दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट। एक्सटेंशन मतलब कोई पर्सन है जो कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा जोक करता है ऑफिस आवर्स में, तो हमने उसके जोक पे ध्यान देना ही बंद कर दिया, उसके जोक को अटेंशन देना ही बंद कर दिया, तो वो धीरे धीरे वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो गया, है ना। तो गोल क्या है कि अनडिजायर्ड बिहेवियर को धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बुक्स है और ऑथर है, नेम मैच करना है, कई बार एग्जाम में आया है, शुड नो। सारे बुक्स और ऑथर की लिस्ट बनाइए, याद कीजिए, याद नहीं भी कीजिएगा तो बस लिस्ट बनाइए, डेली एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्कर, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो किसने कौन सा बुक लिखा है ये आपको बताना है। यस, एल्टन मायो ने लिखा था द ह्यूमन साइड ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। मैनेजमेंट एंड वर्कर, रोथलिसबर्गर ने लिखा था, और ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज आई थिंक डगलस मैकग्रेगर ने लिखा था। यस, एक बार देखते हैं, एक
3, हाँ पॉइंट नंबर डी, ए का 3, हाँ ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 2 है। मैनेजमेंट एंड वर्कर रुथ लिसबर्गर ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद है यस ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, वन सेक, हाँ ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज मैकग्रेगर ने लिखा है, फ्रांसिस लाइकर्ट ने लिखा है, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन प्रॉब्लम फ्रॉम इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, एल्टन मायर, ठीक है, या राइट देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not true in case of system theory of organization। देखिए सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इन एनर्जेटिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मैंने आपको पहले भी सिस्टम थ्योरी के बारे में बताया है। तो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट हो सकता है, रॉ मटेरियल, पीपल, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, सब इनपुट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, बहुत सारे चीजें हैं जो आपस में प्रोसेस कर रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, शॉप फ्लोर, कुछ मशीन्स हैं, एवरीथिंग दे आर बाइंड टुगेदर, दे आर प्रोसेसिंग द आउटपुट। आउटपुट क्या है, गुड्स या सर्विसेज, और फीडबैक जा रहा है वापस। तो सिस्टम इज एन एनर्जेटिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, द सिस्टम इज फ्लैग्रेंटली ओपन, बिल्कुल सही, सिस्टम को ओपन रहना पड़ेगा, सिस्टम अगर क्लोज है तो कैसे होगा, सिस्टम को ओपन रहना पड़ेगा कि वो फीडबैक एक्सेप्ट करे, रॉ मटेरियल, इनपुट, पीपल, एवरीथिंग एक्सेप्ट करे, तभी होगा। But there is no negative system in entropy which requires importing of more energy from the environment than it is expended. This is wrong. For homeostasis in a system, feedback loop is essential. Homeostasis क्या होता है, homeostasis मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे फीडबैक लूप, स्टेबिलिटी, और अंदर में एक्टिविटी हो और स्टेबल हो पूरा का पूरा सिस्टम, तो दैट इज व्हाट इज होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फीडबैक लूप मिल रहा है, जो फीडबैक लूप उसे बता रहा है कि भाई नेक्स्ट टाइम जो इस बार जो था ना गुड्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए थे, उतना सेल नहीं है, तो इस बार हम थोड़े से कम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, या फिर गुड्स में maybe we need such and such improvement, तो this time we will make improved goods। तो इस तरह से फीडबैक मिलता रहेगा, तब तो सिस्टम अपने आप में होम्योस्टेसिस रहेगा, मतलब अपने आप में काम करता रहेगा, स्टेबल होता रहेगा, एक तरीके से चलता रहेगा। तो होम्योस्टेसिस फीडबैक लूप इज एसेंशियल। और देखिए ये वाले ऐसा जो सिस्टम है जो आपस बाहर से एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, बाहर से फीडबैक एक्सेप्ट कर रहा है, अंदर से प्रोसेस हो रहा है, फिर रिक्वायर्ड चीजें एनवायरमेंट को दे रहा है, ऐसे सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंट्रोपी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नो नेगेटिव एंट्रोपी दिया हुआ है। तो अगर हम एनवायरमेंट से एनर्जी ले रहे हैं और कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, मतलब हमारा सिस्टम जो है ना एंट्रोपी हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए एक बार नेगेटिव एंट्रोपी को समझिए, व्हाट डज इट मीन व्हेन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। नेगेटिव एंट्रोपी रेफर्स टू अ सिस्टम बिकमिंग लेस ऑर्डर्ड एंड लेस डिसऑर्डर्ड एंड मोर ऑर्डर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब आपस में प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है। यहाँ पे एक क्या है ना कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डरलीनेस आए, कोई भी चीज हैपहजार्ड ना हो, ऑर्डरलीनेस हो, तो ये नेगेटिव एंट्रोपी होती है, ठीक है। एंट्रोपी मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे सब कुछ डिसऑर्डर हो जाए, एवरीथिंग इज हैपहजार्ड और डिसऑर्डर हो जाए, तो हमारा एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑर्डरलीनेस है तो एंट्रोपी हमारा नेगेटिव होगा। फिर एन ओपन सिस्टम हैज नेगेटिव एंट्रोपी, ओपन सिस्टम में बाहर से एनर्जी ले रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो वो हमारा नेगेटिव एंट्रोपी हो जाएगा। अब फीचर ऑफ ओपन सिस्टम इज नेगेटिव एंट्रोपी। ओपन सिस्टम का फीचर ही होता है नेगेटिव एंट्रोपी, वेयर द ओपन सिस्टम कंटिन्यूज टू इंपोर्ट एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू फंक्शन व्हाइल बिकमिंग मोर हेटेरोजेनस एंड कॉम्प्लेक्स, राइट, ओके। तो एक सिस्टम के अंदर काम चल रहा है, इट इज हेटेरोजेनस, इट इज कॉम्प्लेक्स, बट इट इज एक्सेप्टिंग आउटसाइड एनर्जी एंड being stable, तो वो ओपन सिस्टम होगा विथ नेगेटिव एनर्जी। होमोस्टेसिस मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इट्स सराउंडिंग, अपने आप में स्टेबल है, बाहर से एनर्जी ले रहे हैं, बाहर से को हम गुड्स और सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आई एम स्टेबल विद इन माई सेल्फ, दैट इज व्हाट इज होम्योस्टेसिस। इन अदर वर्ड होम्योस्टेसिस इज अ मैकेनिज्म मेंटेन्स द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट प्रेजेंट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा हो, हम आपस में जो रिक्वायर्ड है लेकर के हम स्टेबल है। होम्योस्टेसिस को हम कभी कभी ऐसा भी रेफर करते हैं कि कभी कभी कोई पर्सन ऐसा होता है ना कि वो organization में this is the highest level and he is at this level, but he is earning well, okay, and he is his mind is like very much stable कि भाई ठीक है, प्रमोशन नहीं चाहिए यहाँ पे, इसी पे ठीक है, इससे ज्यादा वर्कलोड हम नहीं ले सकते, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है, तो हम यहीं पर स्टेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन अभी चेंज भी नहीं करेंगे, 9 to 5 आई एम वेरी स्टेबल है,
and I don't want to put more pressure on myself, so I like to be here itself. अभी प्रमोशन का कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कभी मन करेगा तो प्रमोशन का देखेंगे, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज होम्योस्टेसिस. दिस इज ऑल्सो नोन एज होम्योस्टेसिस. काफी लोग जो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, स्टेबल जोन में आ जाते हैं, क्या मुझे अब अननेसेसरी बहुत ज्यादा फाइट नहीं करना प्रमोशन के लिए, जब होगा देखते हैं, ठीक है. दैट इज व्हाट इज ऑल्सो होम्योस्टेसिस. फिर लास्ट क्वेश्चन फॉर दैट इज सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन इन अ क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. वेरी इजी क्वेश्चन. ये भी मैंने क्लासेस में, अगर आप हमारे रेगुलर सेशंस को ज्वाइन करते हैं तो जो भी चीजें हैं आपको बिल्कुल शुरू से बताई जाएंगी. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 इज फ्रॉम प्लानिंग. दो तरह के प्लान होते हैं, वन टाइम प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. तो वन टाइम प्लान जो हर बार नए होते हैं, जैसे कि बजट हो गया, जैसे कि कोई रिपोर्ट हो गया, जैसे कि कोई प्रोग्राम भी हमारा वन टाइम में ही आता है, ठीक है. और जो हर बार सेम होता है, जैसे रूल्स पॉलिसीज, ये सब हर बार सेम होती है, मेथड हर बार सेम होता है, तो वो हमारा किस में आता है, स्टैंडिंग प्लान में आता है, राइट. टू टाइप्स ऑफ प्लान, स्टैंडिंग एंड वन टाइम प्लान. दिस इट विल बी प्रोग्राम, राइट. प्रोग्राम हमारा वन टाइम या फिर सिंगल यूज प्लान है, और रूल्स पॉलिसी और मेथड्स हमारे स्टैंडिंग प्लान हो जाते हैं, करेक्ट. या सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन. आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा. स्टिल अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन पोस्ट, and also some more sessions will also be there on Unit 1, and afterwards we will also be discussing some PSU question paper will also be discussed, right. Yeah, so with this I'll be winding up the session now. Thank you all for your time. Thank you.